हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट मॉडल पेपर के बारे में। ठीक है, जिसमें हम बात करने वाले हैं टॉप 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट यहाँ पर जो टॉपिक्स आपके उन सभी को यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। और जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। इसलिए याद रखिएगा, इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना एंड तक, जिससे कि आपके सभी क्वेश्चन से वीडियो के साथ ही क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसे एग्रीकल्चर रिलेटेड डेली वीडियोस पाना चाहते हो तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो पास का बेल आइकन आएगा तो इसे ऑल पर जरूर दबा दे, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो आपको नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सरसों का वानस्पतिक नाम क्या होता है। अब यहाँ पर याद रखिएगा, जिन्होंने मॉर्निंग क्लास अटेंड की है तो उनके लिए यहाँ पर 10 क्वेश्चन रिवीजन के लिए रखे गए हैं, और जिन स्टूडेंट जो कि एब्सेंट थे सुबह की क्लास में उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा फास्टली हम फॉरवर्ड करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, यहाँ पर इस क्लास में हम बात करने वाले हैं 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए याद रखिए, एक भी क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है, मतलब वीडियो को आपको पूरा देखना है। ठीक है, जिससे कि आपकी सभी क्वेश्चन से वीडियो के साथ ही क्लियर हो जाएंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सरसों का वानस्पतिक नाम क्या होता है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है सरसों का तो ये होता है ब्रेसिका जुन्सिया होता है। इसके साथ साथ अगर आपसे पूछता है कि सरसों के कुल कौन सा होता है, फैमिली कौन सी होती है, तब आपको क्या बताना है, याद रखिएगा क्रूसीफेरी होती है। कौन सी होती है? क्रूसीफेरी होती है। अगर आपसे पूछता है सरसों का जो फल होता है, जो फ्रूट होता है, उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे जाना जाता है, याद रखिएगा सिलिक्वा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तीनों क्वेश्चंस क्लियर होते हैं कि सरसों का नाम क्या होता है, ब्रेसिका जुन्सिया, इसका जो कुल होता है वो क्या होता है, क्रूसीफेरी, और इसका फल क्या कहलाता है, सिलिक्वा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि वायुरोधक ऊंचे ऊंचे वृक्ष बाग में किस साइड लगाने चाहिए, किस दिशा में लगाने चाहिए। तो याद रखिए, ये लगाए हैं पश्चिमी दिशा में। अब क्यों लगाए हैं ये बड़े बड़े वृक्ष बाग में? क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए तेज गति से हवा चल रही है, अगर तेज गति से हवा चल रही है तो इस गति को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, यानी जो पश्चिम दिशा में हम क्या कर देते हैं, बड़े बड़े वृक्ष लगा देते हैं। जिससे क्या होता है कि जो मुलायम पौधे होते हैं वो गिरते नहीं हैं। ठीक है, यानी शुरुआत में जो ग्रोथ करते हैं वो गिरने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, तेज गति की वायु को अवरोध करने के लिए हम बड़े बड़े वृक्ष को पश्चिमी दिशा में लगा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, जो कि एक काफ़ी मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है और कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि अल्फांजो किस स्थान पर आम की प्रसिद्ध किस्म है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक स्पेशल रीजन पूछा गया है, मतलब यहाँ पर आपको स्पेशली क्षेत्र पूछा गया है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है अल्फांजो तो इसको सबसे ज़्यादा कहाँ पर ग्रो किया जाता है, इसको लिया जाता है रत्नागिरी में। कहाँ पर लिया जाता है? रत्नागिरी में लिया जाता है। इसके साथ साथ याद रखिएगा कि जो अल्फांजो होती है इसमें जो मेजर प्रॉब्लम होती है इस वेराइटी की, वो क्या होती है, स्पंजी टिश्यू प्रॉब्लम। आपने देखा होगा कि आम फसल में क्या होती है, एक प्रॉब्लम होती है, वो क्या होती है, स्पंजी टिश्यू प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये जो स्पंजी टिश्यू जो प्रॉब्लम होती है ये सबसे ज़्यादा किस वेराइटी में देखने को मिलती है, आम्रपाली में, सॉरी अल्फांजो में देखने को मिलती है। किसमें? अल्फांजो में देखने को मिलती है। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस क्लियर होते हैं कि अल्फांजो को सबसे ज़्यादा कहाँ पर ग्रो किया जाता है, रत्नागिरी में, और इसमें जो मेन प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है, स्पंजी टिश्यू प्रॉब्लम की समस्या आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कॉमन क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कि ड्रिप सिंचाई विधि का आविष्कार कहाँ पर हुआ था। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए ड्रिप सिंचाई या बूंद बूंद विधि, तो इसका जो आविष्कार किया गया था ये किस देश में किया गया था, ये किया गया था इजराइल में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? इजराइल में किया गया था। या फिर आपसे ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत में बूंद बूंद सिंचाई विधि को किस देश से अपनाया गया था। ठीक है, दोबारा से सुन लीजिए कि भारत में ड्रिप सिंचाई मेथड को किस देश से अपनाया गया था। तो किस देश से अपनाया गया था? याद रखिएगा इजराइल से ही अपनाया गया था। ठीक है, दोनों का राइट आंसर कौन सा होगा? इजराइल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि मिर्च में लाल रंग किसके कारण होता है। अब यहाँ पर याद रखिएगा, मैं दो क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है और एक होता है तीखापन। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपने सुने होंगे कि मिर्च का लाल रंग तो किसके कारण होता है, कैप्सेथीन के कारण होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि लाल रंग होता है कैप्सेथीन के कारण, और अगर आपसे पूछता है तीखापन तो तीखापन होता है कैप्सेसिन के कारण। याद रखिएगा, यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इसके कारण क्या होता है, मिर्च में तीखापन होता है। क्या होता है? तीखापन होता है। और कैप्सेथीन के कारण होता है मिर्च का लाल रंग होता है।
ठीक है, दोनों क्वेश्चंस क्लियर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि मूली में तीखापन किसके कारण होता है। तो याद रखिएगा, मूली में जो तीखापन होता है ये होता है आइसोथायोसाइनेट के कारण होता है। किसके कारण होता है, याद रखिएगा कि मूली में तीखापन ये होता है आइसोथायोसाइनेट के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है। अब याद रखिएगा, हाइड्रोपोनिक्स की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोपोनिक्स होता क्या है। तो याद रखिएगा, ये होता है बिना मर्दी के पौधों को उगाना। याद रखिएगा, बिना मर्दा के पौधों की खेती करना या फिर पौधों को उगाना क्या कहलाता है, हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। या फिर आप ऐसे मान सकते हो कि बिना मर्दा के जल में खेती करना, बिना मर्दा के जल में खेती करना क्या कहलाता है, हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। अब ये कैसे पॉसिबल है कि जल में हम खेती कर सकते हैं, तो इसके लिए मैंने आपको सुबह एग्जांपल भी दिया था कि इसमें क्या करते हैं कि जो बीकर वगैरह होते हैं, ठीक है, एक गमले टाइप में लगते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, याद रखिए यहाँ पर पोषक तत्वों का हम सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। किसका सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, पोषक तत्वों का हम सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। और इस सॉल्यूशन के कारण क्या करती है, जो पौधे होते हैं वो आसानी से ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये पॉसिबल है। और इस खेती को क्या बोला जाता है, हाइड्रोपोनिक्स बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि खेजड़ी का वानस्पतिक नाम क्या होता है। तो याद रखिएगा, अगर आप सोचता है खेजड़ी तो इसका नाम होता है प्रोसोपिस सिनेनेरिया। क्या होता है, याद रखिएगा, प्रोसोपिस सिनेनेरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, कॉमन क्वेश्चन है और कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है कि भूमि की नमी किससे मापी जाती है, मतलब किस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से इसे मापा जाता है। तो अगर आपसे पूछता है भूमि की नमी, तो ये मापा जाता है, याद रखिएगा, टेंसीमीटर के द्वारा। किसके द्वारा मापा जाता है, याद रखिएगा, सोइल मॉइस्चर। तो ये डिटरमाइन क्या है, इसकी गणना की जाती है, याद रखिएगा, टेंसियोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा, टेंसियोमीटर के द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि चावल के खेत से कौन सी गैस निकलती है। अब याद रखिए, ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में भी पूछा गया है। रिसेंटली जो एग्जाम्स हुई है उनमें भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसको आपको याद रखना होगा कि चावल के खेत या फिर धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, वो निकलती है, याद रखिएगा, मीथेन गैस निकलती है। कौन सी निकलती है, मीथेन गैस निकलती है। और मीथेन गैस का सिंबल क्या होता है, CH4 होता है। क्या होता है इसका सिंबल, ये होता है CH4 होता है। ठीक है, क्वेश्चन कवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि पपीते में पाए जाने वाला कौन सा एंजाइम है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि पपीते में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है एंजाइम या फिर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा एल्कलॉइड होता है, ठीक है, दोनों टाइम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तब आपको क्या बताना है, पपेन पाया जाता है, पपीते में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, या फिर कौन सा एल्कलॉइड वगैरह होता है, कौन सा वर्णक होता है, तो वो कौन सा होता है, पपेन होता है। और अगर आपसे पूछता है कि जो पपेन होता है ये कब प्राप्त किया जाता है, तो याद रखिएगा, जब पपीता का कच्चा फल होता है, पपीते के कच्चे फल से याद रखिएगा पपेन को प्राप्त किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि पपेन को कब तैयार किया जाता है या फिर कब प्राप्त किया जाता है, कच्चे फल से प्राप्त किया जाता है। अगर आपसे पूछता है कि जो पपेन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, ठीक है, याद रखिए, यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं इन क्वेश्चन से संबंधित उन सभी को कवर कर रहा हूँ। ठीक है, 10 क्वेश्चंस के साथ आपके लगभग 20 का क्वेश्चंस मैंने क्लियर कर दिए हैं। और अभी तो आधी क्लास हुई है, अभी तो आधी क्लास बाकी है, 40 क्वेश्चंस को हम क्लियर करेंगे। तो शांति से बैठिए, बस क्लास अटेंड करिए, क्वेश्चंस आपके वीडियो के साथ ही कवर हो जाएंगे, इसकी आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, बस आप रेगुलर प्रेजेंट रहिए और बाकी टेंशन मेरे पे छोड़ दीजिए। ओके, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि पपेन में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, पपीते में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, पपेन पाया जाता है। और ये पपेन कब प्राप्त किया जाता है, कच्चे फल से प्राप्त किया जाता है, कच्चे फल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो याद रखिएगा, पेट से संबंधित रोगों के निदान के लिए, पेट से संबंधित रोगों के निदान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पपेन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन होते हैं सभी क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि कच्चे केले को पकाने में कौन सी गैस को काम में लिया जाता है। मतलब कच्चा अगर आपने फल तोड़ लिया है केला, तो उसको पकाने के लिए आप किस गैस का इस्तेमाल करोगे, किस गैस का आप प्रयोग करोगे। वैसे सामान्यतः आपने देखा होगा कि यार कच्चे फलों को पकाने के लिए, सामान्यतः कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का यूज़ किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछता है स्पेशल केला के लिए, तो केला को अगर आपको पकाना है तो इसके लिए कौन सी गैस आप प्रयोग करोगे, तो याद रखिएगा, एसिटिलीन। ठीक है, क्या यूज़ करोगे आप, एसिटिलीन गैस का आप इस्तेमाल करोगे।
ध्यान से सुनिएगा कि केले के लिए एसिटिलीन गैस और सामान्य अगर कच्चे फल को आपको पकाना है तो उनके लिए इथाइलिन गैस का प्रयोग आप करोगे। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस को आपको स्पेशली याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही थी यार, वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि कुक्कुट चेचक रोग की रोकथाम के लिए किसका प्रयोग करते हैं, मतलब किस वैक्सीन का हम प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपको पूछा जाता है चेचक रोग के बारे में, तो चेचक रोग की अगर आपको रोकथाम करनी है तो इसके लिए हम पिजन पॉक्स वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, पिजन पॉक्स वैक्सीन का हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गाय में गर्भावधि काल कितना होता है, मतलब जो गेस्ट्रेशन पीरियड होता है ये कितना होता है। तो याद रखिएगा, अगर आप सोचते हैं गाय का गेस्ट्रेशन पीरियड तो ये होता है 281 दिन। एक्यूरेट देखा जाता है तो 281 दिन होता है। वैसे आप इसके लमसम देख सकते हो, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग राइट आंसर हम जानेंगे। यहाँ पर आप पहले ऑप्शंस देख लीजिए। ठीक है, मैंने आपको बताया 281 दिन, तो आपका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शंस पहले आप देख लीजिए कि 270 दिन, 283 दिन, 300 दिन या फिर 321 दिन या फिर 320 दिन। तो आपका राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट सेक्शन बताइए। तो याद रखिएगा, हमने आपको एक्यूरेट क्या बताया है, 281, मतलब किसके समथिंग है ये। याद रखिएगा, 270 आपका नहीं हो सकता और 320 भी आपका नहीं हो सकता और 300 भी आपका नहीं हो सकता। मतलब जो 81 है ये किसके समथिंग है, 83 के समथिंग है। ठीक है, दोनों लगभग बराबर के समथिंग है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा ये क्या रहेगा, 283 दिन। ठीक है, तो ये ऑप्शंस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, इसलिए आपको कन्फ्यूज नहीं होना है कि सर ने तो हमें 281 बताया, 283 कैसे होगा इसका राइट आंसर। तो लमसम हो जाता है। ठीक है, ऑप्शंस वो जानबूझ के चेंज करते हैं एग्जामिनर, क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न करने के लिए। लेकिन आपको कन्फ्यूज़ आपको होना ही नहीं है, जब आपको एक्यूरेट पता है तो आप कैसी बात पर कन्फ्यूज़ हो रहे हो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको लमसम देखने को मिलता है तो आप उससे भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है गाय तो गाय का होता है 281 दिन, और अगर आपसे पूछता है भैंस तो भैंस का कितना होता है, 310 दिन होता है। कितना होता है भैंस का, 310 दिन का गेस्ट्रेशन पीरियड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है कि निमेटोड से होने वाला रोग कौन सा है। निमेटोड से होने वाला रोग कौन सा है, कि मोलिया रोग, उखड़ा रोग, जड़ गलन रोग या फिर माथा बंदी रोग। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है जो मोलिया रोग होता है, याद रखिएगा मोलिया जो रोग होता है ये किसके कारण होता है, ये होता है निमेटोड के कारण होता है। किसके कारण होता है, निमेटोड के कारण होता है। और मोलिया आपने देखा होगा, याद रखिए गेहूं में भी होता है और ये जौ में भी होता है। किस में होता है, गेहूं और जौ दोनों में ही देखने को मिलता है मोलिया रोग। और ये किससे होता है, याद रखिएगा निमेटोड से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि ज्वार के दानों में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है। ज्वार के दानों में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, वसा, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है दानों में सबसे अधिक तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है सबसे ज़्यादा, ये होता है कार्बोहाइड्रेट। लेकिन कितना होता है ये आप कमेंट सेक्शन में हमें बताओगे, क्योंकि आपकी पर क्लास में एक क्वेश्चन आपके लिए दिया सा है, तो कम से कम एक क्वेश्चन तो आप कर सकते हो ना। तो डायरेक्ट कमेंट किया करो। ठीक है, अगर आपको वो क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट आप कमेंट करिए, अभी कर दीजिए, आपके पास इतना टाइम रहता है। ठीक है, कमेंट करने में इतना कोई टाइम नहीं जाता आपका, तो आप अभी बता सकते हो कि ज्वार के दानों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, आप कमेंट कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कमेंट करते हो या फिर नहीं करते हो, या आप सभी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि प्याज के तीखेपन का कारण क्या होता है। प्याज के तीखेपन का कारण क्या होता है, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, एस्कॉर्बिक अम्ल, साइटोनिन, एसिटिक अम्ल। तो आपका राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है प्याज के तीखेपन का कारण क्या होता है, तो ये होता है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण। किसके कारण होता है, याद रखिएगा प्याज का तीखापन तो ये होता है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। इसके साथ साथ अगर आपसे पूछता है कि जो तिलहनी फसलें होती है, ठीक है, याद रखिएगा कि जो तिलहनी फसलें होती है तो इनमें सभी में तेल का निर्माण करने के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है। तिलहनी फसलों में तेल के निर्माण के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है, तो होता है सल्फर होता है। कौन सा होता है, सल्फर होता है। ठीक है, इसको भी आपको नोट कर लीजिएगा, ये भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि भारतीय मूल के पूसा संस्थान के प्रथम निदेशक कौन थे। प्रथम निदेशक कौन थे, बीपी पाल, राय बहादुर, बी विश्वनाथ, केसी मेहता या फिर एस प्रधान। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है निदेशक,
किसके? पूसा के। तो जो प्रथम निदेशक थे ये कौन थे? याद रखना, बी विश्वनाथ। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है निर्देशक, तो निर्देशक तो कौन थे? विश्वनाथ थे। और अगर आपसे पूछता है प्रथम डीजी, तो डीजी कौन थे? याद रखिएगा, बीपी पाल थे। ओके, याद रखिएगा कौन थे प्रथम निदेशक? ये थे बी विश्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, एक कॉमन क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कि किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफेद होता है? कौन सा होता है? सफेद रंग होता है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा है दूध का सफेद रंग, तो ये होता है केसिन के कारण। किसके कारण होता है दूध का सफेद रंग? ये होता है केसिन के कारण। और अगर आपसे पूछता है दूध का पीला रंग, तो पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि कौन सा भारतीय नस, कौन सी भारतीय राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है कौन सा भारतीय राज्य अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? किसके नाम से? अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, अंडे का सर्वाधिक जो उत्पादन लिया जाता है भारत में, ये लिया जाता है आंध्र प्रदेश में। इसलिए याद रखिएगा, अंडे की टोकरी कहाँ पर ली जाती है? मतलब अंडे की टोकरी के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है आंध्र प्रदेश को। अगर आपसे पूछता है राजस्थान, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा कहाँ पर लिया जाता है? अजमेर में। दोनों को याद रखिएगा। अगर आपसे भारत में पूछा जाता है तो आंध्र प्रदेश आपको बताना है, और अगर आपसे पूछा जाता है राजस्थान में, तो राजस्थान में कहाँ पर लिया जाता है? अजमेर में लिया जाता है। ठीक है, दोनों को आप याद रखना, दोनों ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुर्गियों में चेचक रोग का क्या कारण होता है? तो अगर आपसे पूछता है चेचक रोग, तो ये होता है एक वायरस के द्वारा। किसके द्वारा होता है? याद रखिएगा, चेचक रोग ये होता है एक प्रकार के वायरस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? कौन सी कपास? अमेरिकन कपास। तो इसका जो सर्वाधिक उत्पादन लिया जाता है, ये लिया जाता है श्री गंगानगर में। याद रखिएगा, अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में सर्वाधिक लिया जाता है? ये लिया जाता है श्री गंगानगर में लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि फलों में कौन सी शर्करा होती है? फलों में कौन सी शर्करा होती है? गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या फिर सुक्रोज। तो अगर आपसे पूछता है फलों में कौन सी शर्करा होती है, तो ये होती है फ्रक्टोज होती है। याद रखिएगा, फल शर्करा किसे बोला जाता है? फ्रक्टोज को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? फ्रक्टोज को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा गया है कि वायु दाब किसके द्वारा ज्ञात करते हैं? तो वायु दाब किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? ये किया जाता है बैरोमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? बैरोमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, एक कॉमन क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को तो हमने लगभग सभी क्लास में क्लियर किया है, तो ये क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि गेहूं की सिंचाई की क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है? तो वो होती है CRI स्टेज। ठीक है, अगर आपसे पूछा है CRI की फुल फॉर्म क्या होती है, तब आपको क्या बताना है? क्राउन रूट इनिशिएशन। क्या होती है? क्राउन रूट इनिशिएशन होती है। अगर आपसे पूछा है क्राउन रूट स्टेज कब आती है, तो याद रखिए ये आती है सोविंग करने के 21 दिन बाद। कितने दिन बाद में आती है? 21 दिन बाद में आती है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन से याद रखिएगा कि गेहूं की सिंचाई की प्रमुख क्रांति की अवस्था कौन सी होती है? CRI स्टेज, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? क्राउन रूट इनिशिएशन। और ये कितने दिन बाद में आती है? सोविंग करने के 21 दिन बाद में आती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि आधार बीज पर लगाने वाले टैग का रंग कैसा होता है या फिर किस प्रकार का होता है? ठीक है, सफ़ेद, नीला, हरा या फिर पीला। आपको क्या लगता है कि जो आधार बीज होता है, तो इसका आधार बीज मतलब फाउंडेशन बीज। ठीक है, फाउंडेशन सीड तो आप जानते हो ना, अगर आधार बीज नहीं जानते तो फाउंडेशन जानते होंगे। ठीक है, तो इन दोनों में से आपको बताना है कि फाउंडेशन जो सीड होता है, इसके टैग का कलर कौन सा होता है? तो याद रखिएगा, आपको डायरेक्ट याद रखना है पीसनी। तो पीसनी का मतलब होता है सफ़ेद। ठीक है, यानी आधार बीज का जो टैग होता है ये होता है सफ़ेद रंग का। तो राइट आंसर कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन। अगर हम बात करते हैं पीला, तो पीला किसका होता है? प्रजनक बीज का होता है। दोबारा से देख लीजिए, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है टैग के कलर के लिए, वो क्या होती है? पीसनी होती है। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा, पीसनी। अब इस पीसनी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पीला, इसका मतलब होता है सफ़ेद, और इसका मतलब होता है नीला। पीसनी मतलब पीला, सफ़ेद और नीला। तो नीला तो किसका होता है? ये तो आप जानते हो ना। अगर आपसे पूछता है नीला, तो नीला होता है, याद रखिएगा, ये होता है सर्टिफाइड सीड का। किसका होता है? सर्टिफाइड सीड का होता है। सफ़ेद होता है, ये किसका होता है? अभी आपको बताया था कि किसका होता है? आधार बीज का होता है। और अगर आपसे पूछा था, याद रखिएगा, कि पीला, तो पीला किसका होता है? तो पीला होता है, याद रखिएगा, ये होता है ब्रीडर सीड का होता है। किसका होता है? ब्रीडर सीड का होता है। याद रखिएगा,
नीला सर्टिफाइड सीड मतलब प्रमाणित बीज, सफ़ेद आधार बीज, और अगर आपसे पूछता है पीला तो पीला किसका होता है, ब्रीडर सीड का होता है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक हमारी कंप्लीट होती है, तो इसे आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डीसकरिंग और क्यूरिंग किस फसल में करते हैं। याद रखिएगा ये जो प्रोसेस है ये कुछ फसल से संबंधित है। यहाँ पर आपसे पूछा है डीसकरिंग और क्यूरिंग किस फसल में करते हैं, तो ये जो दोनों ही प्रक्रिया है मक्का में अपनाई जाती है, तिल में अपनाई जाती है, मूंगफली में अपनाई जाती है, फिर तंबाकू में अपनाई जाती है। आपकी दृष्टि से क्या राइट आंसर होगा इसका, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो अगर आपसे पूछता है याद रखिएगा डीसकरिंग और क्यूरिंग, तो ये जो दोनों ही प्रक्रिया होती है ये तंबाकू से संबंधित होती है। किससे होती है, तंबाकू से संबंधित होती है। अब इनमें करते क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है डीसकरिंग, तो डीसकरिंग में क्या होता है, सकर्स को हटाना। डीसकरिंग का मतलब क्या होता है, सकर्स को हटाना डीसकरिंग कहलाता है। ठीक है, सकर्स को हटाना क्या कहलाता है, डीसकरिंग कहलाता है। सेकंड जो टर्म है यहाँ पर क्यूरिंग आपसे पूछी गई है। क्यूरिंग का मतलब आप समझ ही गए कि क्यूरिंग का मतलब रचाई, क्यूरिंग मतलब रचाई, और रचाई कैसे की जा सकती है, तो याद रखिए इसमें एक प्राइमिंग की क्रिया होती है। ठीक है, याद रखिएगा तंबाकू में एक प्राइमिंग की भी क्रिया होती है, जिसमें हम क्या करते हैं कि जैसे जैसे पत्तियाँ पकती है उन्हें हम हटा देते हैं। क्या करते हैं, जैसे जैसे पत्तियाँ हटती है मतलब पकती है उनको हटा दिया जाता है। ठीक है, इस क्रिया को बोला जाता है प्राइमिंग, और ये प्राइमिंग भी किस में की जाती है, याद रखिएगा तंबाकू में ही की जाती है। ओके, इसको तोड़ने के बाद में हम क्या करते हैं, कुछ लंबे समय तक हम इसे स्टोरेज कर देते हैं। ठीक है, स्टोर कर देते हैं, जैसे कि धुआं कर देते हैं, किसी कमरे में इसे बंद कमरे में डाल देते हैं। क्यों डालते हैं, क्योंकि इसकी रचाई अच्छे से हो जाए। क्यों, क्योंकि इसकी रचाई अच्छे से हो जाए। ठीक है, इसका डायरेक्ट हम यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं इसे कुछ टाइम के लिए स्टोरेज कर देते हैं, या फिर कुछ प्रोसेसिंग इसके करने के बाद इसका हम यूज़ करते हैं, कंजप्शन करते हैं। ठीक है, तो इसको बोला जाता है क्यूरिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कॉमन क्वेश्चन है, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गौरा और मोनेटा किस फसल की प्रमुख किस्म होती है, उड़द की, अरहर की, चने की, या फिर सोयाबीन की। तो अगर आपसे पूछता है गौरा और मोनेटो, तो ये किसकी होती है, ये होती है सोयाबीन की होती है। किसकी होती है, सोयाबीन की होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि निपिंग किसे कहते हैं, या फिर निपिंग किसे कहते हैं, फिर निपिंग होती क्या है कि जड़ी काटने को, चने की शीर्ष शाखाएं तोड़ने को, गन्ने के पत्ते बांधने को, तंबाकू की पत्तियां चुनने को। तो निपिंग किसे कहते हैं, आपको डेफिनेशन यहाँ पर बतानी है। यहाँ पर मैं एक क्लियर आपका कर देता हूँ क्वेश्चन कि जो निपिंग क्रिया है ये किस में अपनाई जाती है, याद रखिएगा ये की जाती है चने में। किस में की जाती है, ग्राम में की जाती है, चने में की जाती है। लेकिन इसमें करते क्या है, तो याद रखिए इसमें करते हैं कि चने की जो शीर्ष शाखाएं होती है, चने की जो शीर्ष शाखाएं होती है उनको तोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि अच्छा उत्पादन हो, अच्छी यील्ड हमें प्राप्त हो। क्यों तोड़ते हैं शीर्ष शाखाओं को, अच्छा उत्पादन हमें प्राप्त हो, अच्छा यील्ड हमें प्राप्त हो, इसलिए याद रखना हम क्या करते हैं शीर्ष शाखाओं को तोड़ देते हैं। ठीक है, और ये किस में की जाती है, चने में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो कि व्हाइट गोल्ड के नाम से किस जाना जाता है, या फिर कौन सी फसल होती है, तो वो होती है कपास होती है। कॉटन को याद रखिएगा सफ़ेद सोना के नाम से भी जाना जाता है। कॉटन को किस नाम से जाना जाता है, सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ याद रखिएगा कि जो कपास होती है इसे देसी भाषा में क्या बोला जाता है, देसी भाषा में तो इसे बोला जाता है बढ़िया। ठीक है, याद रखिएगा कि देसी भाषा में कपास को क्या बोला जाता है, बढ़िया बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, बढ़िया बोला जाता है। और कॉमन नाम क्या है इसका, सफ़ेद सोना। सफ़ेद सोना किसे बोला जाता है, कपास को ही बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि एपिकल डोमिनेंस किस फसल में पाई जाती है। एपिकल डोमिनेंस जो प्रभाव होता है, जो इफेक्ट होता है, ये किस फसल में देखने को मिलता है, गन्ने में, मक्का में, अरहर में, या फिर बाजरा में। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है एपिकल डोमिनेंस तो ये होता है गन्ने में। किस में होता है, गन्ने में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक कॉमन क्वेश्चन है कि अंगूर में प्रूनिंग कब करनी चाहिए, मतलब किस मंथ में करनी चाहिए। तो अगर आपसे पूछता है अंगूर में प्रूनिंग, तो ये की जाती है, याद रखिएगा जनवरी में। कब की जाती है अंगूर में प्रूनिंग, ये की जाती है जनवरी में। और अगर आपसे पूछता है बेर, तो बेर में कब की जाती है, अप्रैल में की जाती है। यहाँ पर याद रखिए इन दोनों से लगभग आपको हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, या तो बेर से आपसे पूछा जाता है या फिर आपसे अंगूर से पूछा जाता है। तो याद रखिएगा अंगूर में जो प्रूनिंग का समय रहता है ये रहता है जनवरी मंथ, और अगर आपसे पूछता है बेर, तो बेर का जो प्रूनिंग का समय रहता है ये होता है अप्रैल मंथ। ठीक है, इन दोनों को आप एक साथ नोट कर लीजिए जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूज ना हो। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि पशुओं की हड्डियों की खाद से कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा हड्डियों से, तो हड्डियों में क्या होता है, फास्फोरस होता है। कॉमन क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं कि क्या होता है, याद रखिए हड्डियों में यह होता है फास्फोरस होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कॉमन क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि राजस्थान की मेरिनो भेड़ की किस नस्ल को कहा जाता है। राजस्थान की मेरिनो भेड़ की किस नस्ल को कहा जाता है। तो ये बोला जाता है, याद रखिएगा चोकला भेड़ को। किसे बोला जाता है, याद रखिएगा राजस्थान की मेरिनो, ये बोला जाता है चोकला भेड़ को। किसे बोला जाता है, चोकला भेड़ को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सबसे प्रमुख पशु कौन सा होता है। मतलब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था होती है इसमें किस पशु के द्वारा सर्वाधिक योगदान दिया जाता है। तो ये दिया जाता है, याद रखिएगा भेड़ के द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है, भेड़ के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि खुरपका एवं मुहपका बीमारी किससे फैलती है। तो ये होती है एक वायरस जनित रोग। क्या होता है, ये होता है एक वायरस जनित रोग होता है। मतलब किससे फैलता है, वायरस से फैलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि दूध में औसतन कितने प्रतिशत लैक्टोज होता है। तो लैक्टोज की अगर हम बात करते हैं जो एवरेज परसेंटेज, तो ये कितनी होती है, 4.5% होती है। याद रखिएगा दूध में औसतन कितने प्रतिशत लैक्टोज की मात्रा होती है, ये होती है 4.5% होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि दही जमने के लिए जो उपयुक्त टेम्परेचर होता है ये कितना होता है। तो ये होता है, याद रखिएगा 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा गया है कि दही जमने के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर रखा जाता है, जो उपयुक्त तापमान रखा जाता है, ये कितना रखा जाता है, ये रखा जाता है 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। कितना रखा जाता है, 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में उपलब्ध होता है। तो ये क्वेश्चन भी हमने आपको लगातार जो भी क्लास लगी है उन सभी में बताया है। और एक कॉमन क्वेश्चन है जो कि आपसे अक्सर पूछा जाता है कि जो नाइट्रोजन होता है यूरिया में, ये किस रूप में रहता है, ये रहता है एमाइड रूप में रहता है। किस रूप में रहता है, एमाइड रूप में रहता है। और अगर आप सोचते हैं यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है, तो ये होता है 46% होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है यूरिया का, वो होता है CONH2NH2। क्या होता है इसका फॉर्मूला, याद रखिएगा CONH2NH2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी क्वेश्चंस हमने क्लियर कर रखे हैं। तो इसके साथ साथ याद रखिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं कोई नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय बाय, टेक केयर।